Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. प्रगति आवाज आ रही है? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So before Rakhi, we had completed the topic of increasing and decreasing functions, including the exercise. So today we will start the next part of this chapter. There are in all 5 parts in this chapter. We had discussed it earlier at the starting of the chapter. The introductory part, 5 parts. एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. First part was rate of change. Second part was increasing and decreasing functions, which we had completed before Rakhi. Third part is tangents and normals, which we are to start at this point. और उसके बाद next part will be approximations, and the last part will be maxima and minima. Maxima and minima is almost increasing and decreasing functions. लगभग सेम है. थोड़ा सा बस हम स्लाइटली जैसे यूं चलते चलते यूं डाइवर्ट हो जाएंगे, बस बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट सेम है. ये फंक्शन कब इंक्रीज होता है, इंक्रीज होके वो कब पीक पे पहुंचता है, वो मैक्सिमम हो गया. कब गिर रहा है, कितना गिर रहा है, उसमें कहाँ तक गिर रहा है, दैट इज मिनिमम. ठीक है, तो वो सेम लगेगा आपको. एंड अप्रोक्सीमेशन से इज एंटायरली डिफरेंट. अभी अपन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल शुरू करेंगे ना. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. मेक द हेडिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. तनिषा कैसे हो गई राखी? चलो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन क्लास 11th, इफ यू रिमेंबर, इन द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर नंबर 10, है ना. यहाँ पे फिर क्या आ गया, ये वापस से क्यों आ गया? वापस से इसलिए आ गया बिकॉज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को की इक्वेशन बनाना भी हम सीख चुके हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो टॉपिक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये टॉपिक देखा जाए तो क्लास 12 का नहीं है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या है और फिर उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम क्लास 10th में सीख चुके हैं इन द चैप्टर स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे मुद्दा है ये इक्वेशंस हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम कैसे टेंजेंट्स या नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द मेन टॉपिक, है ना. अब देखिए, उसके लिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं कि क्या होती है टेंजेंट्स एंड क्या होती है नॉर्मल्स. वैसे पता होगी सबको लगभग कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होती है. एक बार फिर भी क्विकली रिवाइज करते हैं. तो लेट अस सपोज कि मेरे पास मान लेते हैं एक कर्व है. ठीक है, ये मान लो मेरे पास एक कर्व है ना. इस कर्व पे या किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर छूकर जो लाइन निकल जाए, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट. दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट. अभी इसका जिक्र करीब करीब इस चैप्टर में चल ही रहा है. हाँ, पिछले चैप्टर में चल ही रहा था, बिकॉज स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, वही तो डेरिवेटिव है. तो जब डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो टेंजेंट भी बीच बीच में आ ही रहा है कहीं ना कहीं निकल के, और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकल के आ ही रहा है ना. तो कोई भी कर्व को बाहर से छूकर एक पॉइंट पर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक कर्व और एक टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट केवल और केवल एक पॉइंट होता है. हाउ मेनी पॉइंट्स? केवल एक ही पॉइंट होता है. तो इस कर्व पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बन सकती है. जैसे यहाँ पे भी बन सकती है ना, यहाँ पे भी बन सकती है. तो कल को अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो आप क्या कहोगे? सर बताओ ना कौन से पॉइंट पे टच करवाना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हो रही है ना टच. तो इट इज वेरी क्लियर कि जब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स निकालते हैं तो वो एट ए पॉइंट निकलती है. एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ही निकाल पाएंगे ना, क्योंकि कितनों की निकालोगे, टेंजेंट्स की तो बहुत सारे हैं ना, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट तैयार है. तो ऑब्वियस बात है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको देगा, या उसके बारे में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा. तो डायरेक्टली दे देगा कि ये 4,5 पॉइंट है, इस पे टेंजेंट निकालो, या फिर इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा.
तो इस पॉइंट को अपन जनरलाइज करने के लिए, इस पॉइंट को अपन जनरलाइज करने के लिए लेट अस सपोज कि इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स जीरो वाई जीरो। भाई कुछ भी पॉइंट हो सकता है, जनरलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो जनरल बात में कहते हैं कि एक्स जीरो वाई जीरो इज पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द कर्व। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, आपको इस कर्व की इक्वेशन देगा, क्या करेगा, इक्वेशन जो होगी वो इस कर्व की होगी, किसकी होगी, कर्व की। टेंजेंट की इक्वेशन होगी नहीं, वो तो निकालनी है। क्या कहा मैंने, टेंजेंट की इक्वेशन होगी नहीं, वो तो, अब कई बार उल्टा कर देगा वो एक अलग चीज है, वो तो फिर क्वेश्चन घुमा फिरा के तो बनता ही है। पर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं, डायरेक्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आपको कर्व की इक्वेशन देगा, टेंजेंट की इक्वेशन पूछेगा, और कर्व की इक्वेशन को जब आप, कर्व की इक्वेशन में से जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन दे दी, उसमें से dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो वो जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप टेंजेंट का निकलेगा। किसका निकलेगा, वो स्लोप किसका निकलेगा, टेंजेंट। इक्वेशन कर्व की है, लेकिन डिफरेंशिएट करते ही जो स्लोप निकलता है वो किसका है, टेंजेंट का है। किसका है, टेंजेंट का है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना इसमें हाँ, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, बदले में जो डेरिवेटिव निकला वो किसका स्लोप निकला, उसके टेंजेंट का स्लोप निकला। ठीक है, इज दैट क्लियर यहां तक। टेंजेंट इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये जो डेरिवेटिव निकलेगा वो भी तो एक्स वाई की फॉर्म में निकलेगा, वहां पे इस पॉइंट की वैल्यू पुटअप करेंगे, वहां पे इस पॉइंट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे फिर स्लोप निकलेगा। केवल डेरिवेटिव की बात करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किस पॉइंट पे वो पता नहीं है। तो आप कहोगे सर किस पॉइंट पे पता नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली एक्स वाई की फॉर्म में होगा ना, एक फंक्शन की फॉर्म में होगा, क्योंकि पता ही नहीं किस पॉइंट पे। समझ में आई बात। जैसे मैंने कहा कि dy बाई डी एक्स आ गया सर मेरा 3x, तो अब 3x तो कुछ भी हो सकता है, 3x तो 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, x की वैल्यू अलग अलग पुटअप करते जाए ना। अब जैसे ही मैं इस वैल्यू का x कोऑर्डिनेट यहाँ पुटअप करूं, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक्स की फॉर्म में भी आ सकता है, y की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में भी आ सकता है, तो फिर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे अपने को स्लोप पता चलेगा, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे स्लोप अपना कितना है। समझ आई बात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जब अपन ने टेंजेंट को रिवाइज कर ही लिया है या इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, सो लेट अस आल्सो इंट्रोड्यूस नॉर्मल। नॉर्मल भी बता देते हैं भाई क्या चीज है। तो नॉर्मल क्या चीज है, पहले ड्रॉ कर देता हूं मैं। हाँ, अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वो ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई लाइन परपेंडिकुलर टेंजेंट तो ये भी बन रही थी ना, इधर भी बन रही थी, ये बहुत आगे तक यहाँ पर भी बन रही है। लाइन परपेंडिकुलर टेंजेंट पासिंग थ्रू द क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसको कहते हैं जहां से टेंजेंट छू के निकलती है एक पॉइंट पे कर्व को, उसको हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये चीज तो हमने 10th क्लास में भी सीखी थी। टेंजेंट सब हम सर्किल पे बनाते थे, टेंजेंट याद करो है ना, तो वो जहाँ पे छू के निकलता था उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते थे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जनरलाइज करके एक्स जीरो वाई जीरो, वहां से ही गुजरनी चाहिए एक लाइन, लेकिन परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, टेंजेंट के। उस लाइन को कहते हैं क्या, नॉर्मल। क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल। ये फिगर बनाओ, जल्दी से आप भी इंट्रोड्यूस करो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, वाई एक्सिस कह दो या एफ ऑफ एक्स कह दो।
हो गया ड्रॉ? ठीक है, क्विकली रिवाइज करना है ना अपने को। लिखो टेंजेंट। व्हाट इज अ टेंजेंट? A straight line, a straight line touching touching a curve, touching a curve at one single point, at one single point is said to be tangent to the curve, said to be tangent to the curve at that point, at that at that particular point. A straight line touching a curve at one single point is said to be the tangent to the curve, said to be the tangent to the curve at that point. समझ आ रहा है मनीष? यस सर। ठीक है ना? और इसी के आगे लिख लो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है ना? विच इज कॉल्ड एज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उसी पॉइंट की डेफिनेशन दे रहा हूं, विच इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चीजों को जितना है ना सिंपल लैंग्वेज में याद करने की कोशिश कर सके ना उतना सिंपल करो, कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेट तो ऑलरेडी हो रहा है बुक में, हम यहाँ पे सिंपल करने के लिए बैठे हैं चीजों को, है ना, हम और आप। तो चीजों को जितना हो सके सिंपल लिखो, सिंपल ही समझो, सिंपल वे में समझो, सिंपल ही याद रखो। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल लाइक एनसीईआरटी इज अ वेरी नाइस बुक। आपको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में जितना और बुक्स में रहता है। काफी इजी लैंग्वेज में यूज किया जाता है एनसीईआरटी को भी। पर देखो बुक तो बुक ही होती है ना। बुक में से अगर सब कुछ समझ ले कोई तो फिर जरूरत ही ना पड़े टीचर की। हाँ, नॉर्मल नॉर्मल को बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। क्या कहा? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखो। इट इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन, इट इज अगेन ए स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर perpendicular to the tangent, straight line perpendicular to the tangent। अच्छा, passing through the point of contact, passing through the point of contact। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि नॉर्मल भी एक पॉइंट पर ही रहता है। मतलब नॉर्मल की जब बात की जाती है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे की जाती है, और टेंजेंट की भी जब बात की जाती है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे की जाती है ना। ठीक है ना? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पहले से ही अपन ने बता दिया वहां पे, है ना। ठीक है, तो ये तो हो गई साहब टेंजेंट एंड नॉर्मल की रिवीजन। अब बात करते हैं इनकी इक्वेशन। तो देखो, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों की इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही आएगी। दोनों की इक्वेशन, चाहे से टेंजेंट की ले लो चाहे से नॉर्मल, कुछ भी मत रटना, मत रटना कि टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। अरे आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो रटो, अगर रटना भी है तो कोई जनरल चीज रटो, है ना। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, किसी को याद है?
वेरी गुड। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज नॉन एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, एक और फॉर्म थी स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म उसी से डिराइव होती है, यानी कि तीनों चारों चीजें उसी से डिराइव होती है, वो ज्यादा यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी है ना समझने के लिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म कि स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो जहां से लाइन पास हो रही है। हाँ, y2 माइनस y1 x, हाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज द स्लोप, उसको तो स्लोप कहेंगे है ना। अब हमको इक्वेशन बनानी है तो एक जगह तो x और y लिया जाता है और एक जगह वो पॉइंट लिया जाता है जहां से वो पास करे, तो वो इक्वेशन क्या थी, चलो लिख लो लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक भी रिवीजन पार्ट ही चल रहा है ना। इक्वेशन ऑफ ए सर स्ट्रेट, हाँ बोलो बेटा। सर अगर अपन सर्किल की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मल सेंटर ऑफ द सर्कल से भी पास होती है क्या? बिल्कुल, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि जब अपन सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल का टेंजेंट क्या होता है, ऑब्वियसली वो लाइन तो होती है, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन तो होती है, लेकिन सर्किल के केस में एक प्रॉपर्टी और फॉलो करती है क्या, कि रेडियस से परपेंडिकुलर होती है ना। सर्किल के केस में वो इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, तो नॉर्मल क्या होगा, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो फिर नॉर्मल क्या हुआ, एक्चुअली इट इज ए लाइन विच इज कोइंसिडेंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के ऊपर से जा रही है वो लाइन, है ना, सर्किल के डायमीटर से ऊपर जा रही है। आप यूं भी कह सकते हो कि डायमीटर के पैरेलल है, आप यूं भी कह सकते हो डायमीटर के कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, दोनों ही एक दूसरे से 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, चाहे पैरेलल, पैरेलल अलग अलग होती है, कोइंसिडेंट एक दूसरे में चिपकी हुई होती है ना। तो आप पैरेलल भी कह सकते हो, पैरेलल टू द डायमीटर, कोइंसिडेंट टू द डायमीटर एंड 0 डिग्री का एंगल बना रही है विद द रेडियस कह दो या विद द डायमीटर कह दो, और सेंटर ऑफ द सर्कल से ऑब्वियसली पास होगी होगी। ठीक है, इक्वेशन, यस सर। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ना, इसको हम जनरलाइज करते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, ये कौन सी वाली फॉर्म से बता रहे हैं आपको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म भी थी, आपको याद हो तो, सिंपली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी थी, केवल इंटरसेप्ट की वन हो, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट बना रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट बना रहा है, ऐसे 4-5 फॉर्म्स थी है ना। तो जो यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है, जहां से हम डेरिवेटिव की मदद से इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए उसको हम रिवाइज करते हैं ना। वी नो दैट, वी नो दैट the equation of a line, the equation of a line passing through a point, passing through a point, है ना, पॉइंट ले लेता हूं मैं x नॉट y नॉट है ना, passing through a point x नॉट y नॉट and having the slope m, मान लो स्लोप को मैं m मान लेता हूँ, वैसे स्लोप का जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो m ही है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c कहते हैं, तो m वहाँ पे स्लोप ही तो होता है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन m ही। तो स्लोप तो m है और x0 y0 से अगर कोई इक्वेशन पास हो रही है, ठीक है ना, इज गिवन बाय, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन हम देते हैं y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। याद आया कुछ? अच्छा, ये स्लोप से ही तो बनाया फॉर्मूला, स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, x2 माइनस x1 को हमने x माइनस x0 कह दिया, क्योंकि इक्वेशन में एक y और x तो चाहिए, और ये वो पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है। हाँ, x0 या x नॉट, हाँ नॉट भी बोल सकते, जीरो मीन्स नॉट है ना, x नॉट या x0, नॉट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, जीरो मीन्स नथिंग। हाँ, y माइनस y0
इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, इसको जनरलाइज कर दो। अब इस चीज से हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को यूज करते हुए। भाई और भी फॉर्म है, लेकिन एक बार के लिए मान के चलते कि हमको यही फॉर्म पता है, हाँ? y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बनानी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी, अरे कोई सी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी आ गई, इवन इफ इट इज नॉट ए टेंजेंट और नॉट ए नॉर्मल। अगर उसकी हमको स्लोप पता होना चाहिए, प्लस एक पॉइंट पता होना चाहिए जहां से वो पास हो रही है, राइट। अब एक पॉइंट तो वो देगा, अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट, तो ये पॉइंट तो वो देगा। क्या जरूरत है आपको, केवल m की, केवल। और अभी अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जब अपन कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे एट दैट पॉइंट, तो जो आपको डेरिवेटिव मिलेगा वही तो m है, वही तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। हो गया काम। x और y तो जनरलाइज करने के लिए इक्वेशन में दिखाई देंगे ना, इक्वेशन के अंदर x और y तो दिखाई देंगे, है ना। और इधर जो है वो पॉइंट चाहिए जहां से वो पास हो रहा है, और ये m क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि मिलेगा कहां से, बाय डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व से जो डेरिवेटिव मिलेगा वो हो जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, ठीक है। हाँ हाँ, स्लोप ही तो आएगा, स्लोप के फॉर्मूले से बनी है ये जो फॉर्म बनी है ना, ये जो इक्वेशन बनाने की जो ये फॉर्म है जिसको अपन कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये उस स्लोप के फॉर्मूला से बनी है ना। स्ट्रेट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला ही तो है ये। मुझे एक चीज बताओ, स्ट्रेट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इससे जो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही तो बनेगी। इससे कैसे बनी, हमने दो पॉइंट लिए थे ना, हमने एक पॉइंट को तो कर दिया जनरलाइज y x, और एक पॉइंट जो भी गिवन था, चाहे से उसको y1 x1 कह लो या y0 x0 कह लो या y2 x, जो भी एक पॉइंट बचा हुआ गिवन है, हमको एक पॉइंट को तो हमको जनरलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म y एंड x, तो एक को तो कर लो जर्नलाइज, और दो पॉइंट की जगह है ना जो दूसरा पॉइंट है उसको चाहे से आप कुछ भी नाम दे लो, इधर मैंने x0 y0 लिखा था, कल को मैं इधर x1 y1 कह लूं तो ये y1 x1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उसमें हमको y इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हमको इक्वेशन गिवन, सी क्या है, सी y इंटरसेप्ट है वहां पे, तो हमको y इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस वाली तरीके से हमको उस पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है जहां से ये लाइन पास हो रही है, और टेंजेंट भी होगा एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम यहाँ यूज कर पाएंगे। स्लोप जो होगा वो हाँ, स्लोप जो होगा वो टेंजेंट का ही होगा। अगर अपन कहेंगे ना कि ये कर्व का स्लोप है, तो वो इनडायरेक्टली कहने के लिए कर्व का स्लोप है वो उसके टेंजेंट का स्लोप है, वो उसके, कई बार अपन जल्दीबाजी में कह भी देते हैं कि हाँ कर्व का स्लोप निकालो, तो कह दिया ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट का स्लोप है, उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप है। क्लियर यहां तक? हाँ, 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 बिकॉज इक्वेशन, मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वहां पे एक्स एंड वाई क्या होते हैं, एक्स एंड वाई क्यों यूज होते हैं, टू जनरलाइज दिस थिंग। इस चीज को जनरलाइज करने के लिए अब आप एक्स वाई लिए जाओ, अलग अलग चीजें आती जाएंगी, ये बन गई इक्वेशन। तो उसको जनरलाइज करने के लिए एक्स और वाई तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए वो एक्स और वाई यहाँ पे लिया जाता है।
सर हाँ बोलो प्रियांश। सर जैसे एक्स और वाई अपन तो दूसरे कर्व में लेते हैं तो वहां पे अलग अलग पॉइंट निकल के आते हैं ग्राफ के, हम्म, बट सर यहाँ पे तो एक ही पॉइंट पे वो है ना, वो टेंजेंट, उस पे तो दूसरे कोई पॉइंट्स ही नहीं है, तो एक ही पॉइंट की इक्वेशन होगी ना वो तो। एक लाइन की इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशन है, और ये एक किसी पॉइंट से पास होती है, उसको हम यहाँ रखते हैं, उसको अपन यहाँ रखते हैं। ये जो एक इक्वेशन बन के आएगी, मान लो ये इक्वेशन बन के आ गई, बिल्कुल जैसे 10th में इक्वेशन होती थी ना, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, इक्वेशन होती थी स्ट्रेट लाइन की। ऐसी इक्वेशन बन के आएगी, अभी अपन बनाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसी इक्वेशन बन के आएगी। ये किसकी इक्वेशन है? ये किसी कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन है। अब इसका मतलब है अगर ये इक्वेशन इस लाइन की है तो ये इस लाइन के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। आप अलग अलग पॉइंट से एक्स और वाई यहाँ उठाए का जाओ, रखे जाओ, एलएचएस आरएचएस इक्वेट होते जाएंगे, एलएचएस आरएचएस इक्वेट। लेकिन इसे बनाने के लिए देखो कांस्टेंट पार्ट भी है ना, तो कुछ कांस्टेंट पार्ट यहाँ रखा जाता है, तो वो कांस्टेंट पार्ट माना जाता है ये वाला। ये एक कोई भी एक पॉइंट है जहां से ये लाइन पास हो रही है, ये कोई भी वो एक पॉइंट है जहां से लाइन, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको भी ले सकता हूं ना मैं, उसको भी ले सकता हूं, तो मैं उसको ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तो इन्फॉर्मेशन देगा वो मुझे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर m की वैल्यू बस आप f डैश x रख लो, आपका काम हो चुका है। इतना लिख लिया सबने? and having the slope m is given by this. Now we know that अगली ये चीज भी अंडरस्टूड ही है, क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, तो अंडरस्टूड ही होगी, इसको एलेबोरेट नहीं करेंगे। वी नो दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, the slope of the tangent m, the slope of the tangent m to a curve y is equals to fx, to a curve y is equals to fx is the derivative, is the derivative, the derivative of the curve, is the derivative of the curve at the point of contact, at the point of contact। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या माना है मैंने? x नॉट y नॉट। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू हो गई dy बाई डी एक्स एट x नॉट y नॉट। ये हो गई मेरी m की वैल्यू। इसको वहां पुट अप कर दो, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार है। फिर नॉर्मल की बात करते हैं, जहां पे अपन ने लिखा था ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में m आया था ना, उस m की जगह जस्ट पुट दिस थिंग, और आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार है। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x0 y0, है ना। तो यहां तक लिख लिया सबने? देखो एक बार अच्छा, ठीक है, इसके आगे लिखो। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट of the tangent, equation of the tangent to a curve, y is equals to fx at at the point of contact, at the point of contact x0 y0
is given by हाँ जी y माइनस वाई जीरो था, आज भी है कल भी था, बस m था ना वहां पे, उस m की जगह क्या रख दूंगा, dy बाय dx एट x नॉट y, एट x नॉट y नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x, वही वाला ब्रैकेट लगा था स्मॉल वाला। ये तैयार है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x0 y0। ये आ गया तो नॉर्मल, कोई बड़ी बात है नहीं। y माइनस वाई जीरो इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो, है ना, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स जीरो, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते हैं बेटा, मतलब शॉर्ट तरीके से लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y माइनस भाई इतना थोड़ा सा लिखने में ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेता है, या यूं कहें कि बोलने में भी थोड़ा सा अटपटा सा लगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो को क्या कहोगे, एफ डैश एक्स जीरो कहोगे इंटू एक्स माइनस एक्स, तो शॉर्ट में ऐसे भी लिखो भाई, डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश एक्स, एंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स जीरो, तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या कहोगे, एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है, तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल की, टेंजेंट का तो क्लियर हो गया ना, अब नॉर्मल की बात करने से पहले कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। ये तो पता चल गया नॉर्मल क्या है, क्या है नॉर्मल, एक लाइन है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, उसका स्लोप कैसे निकालें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही रहेगा x0 y0, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप मैं रख रहा हूँ, इस जगह पे मैं स्लोप रख रहा हूँ, ये तो टेंजेंट का स्लोप है। अब कल को नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इसको हटाना है, बस इसकी जगह नॉर्मल का स्लोप रखना है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में बात करते हैं। पता है किसी को क्या, -1 दोनों का प्रोडक्ट। देखो स्लोप क्या होता है, फटाफट से स्लोप को भी देखो क्या होता है। स्लोप एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो ये लाइन, तो मैंने कहा इसका स्लोप बताओ, तो ये लाइन जो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी, उसका टेन निकाल लोगे, वही तो है स्लोप। m इज इक्वल टू टेन थीटा, सीखा है ना। स्लोप क्या चीज है, कोई भी लाइन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उसका टेन निकाल लो, वही तो है स्लोप, वही तो है ना स्लोप। तभी तो तभी तो एक y इज इक्वल टू एक्स वाली जो लाइन होती है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है। y इज इक्वल टू एक्स अगर लाइन है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, y इज इक्वल आइडेंटिटी फंक्शन भी जिसको हम बोलते हैं, जो डाला इनपुट आउटपुट वही निकला, है ना, वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, बिल्कुल इसके बीचों बीच जाएगी। और 1045 क्या होता है, 1, 1045 1 होता है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m की जगह जब मैं 1 रखता हूं,
तो y इज इक्वल्स टू एक्स ही आता है, बनी ना वही इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। और प्लस सी भी 0 हो गया क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 ही है। भाई y एक्सिस को कहाँ पे छुआ, इसने 0 पे ही तो छुआ, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 0, y इज इक्वल्स टू x ही बना। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक कि स्लोप क्या होता है, tan ऑफ द एंगल विच इज द लाइन इज मेकिंग विद द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। ठीक है साहब, ये क्लियर है। तो अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, क्योंकि वो y एक्सिस से पैरेलल है तो y एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना, और tan 0 क्या होता है, 0। अच्छा, अगर कोई लाइन x एक्सिस के इसके ओके, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनेगा। और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी। यहां तक कह सकता हूं। अच्छा, एक चीज याद रखना, देखो 0/1 0 यूज करेंगे हम, कुछ चीजें अभी बता देता हूं, है ना। 1/0 को क्या यूज करेंगे अपन, एज अ वैल्यू, एज अ वैल्यू, वैसे ही नॉट डिफाइंड है लेकिन एज अ वैल्यू इसको यूज करना है, तो क्या लिखेंगे मैं इसकी जगह, नॉट इंफिनिटी। अच्छा, एक चीज और, 1/इंफिनिटी को 0 लिखना बेटा, क्योंकि देखो 0 यहाँ आया, इंफिनिटी यहाँ है, तो यही चीज बन गई। हाँ देखो, प्रैक्टिकली तो ये होता नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए कुछ वैल्यू तो रखनी पड़ती है। आ गया कहीं भी 1/इंफिनिटी, या मैं यूं कहूं इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो याद रखना इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी। भाई अगर 4, अगर 1/4 का रेसिप्रोकल है तो 1/4 का भी 4 रेसिप्रोकल है प्रैक्टिकली। तो उसी तरीके से 0 का अगर इंफिनिटी रेसिप्रोकल है तो कुछ नहीं का इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, तो हंसना नहीं यार, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कैसी बातें करनी, 0 है ना, कैसे नहीं है। जब 0 अगर 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल भी 0 है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो अब अपन बात कर रहे थे कि 1090 हो गया 0। हाँ, अब मुझे बताओ कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, इस चीज को देखो, वहां पे स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया गया है, अभी करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। तो इतना ही याद रखो कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर इसका स्लोप है m1, उसका स्लोप है m2, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, -1। और अगर दो लाइन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर नहीं है, तो दोनों के स्लोप इक्वल होते हैं। दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, m1 इक्वल टू m2 होता है। लेकिन यहाँ तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात होती है, तो पैरेलल का तो केस ही नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा। तो याद तो रखना है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, m1 इक्वल्स टू m2। इवन 3D वाले चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। यहाँ पे क्या काम आएगा कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या चीज निकल के आएगी वहां से, ये चीज निकल के आएगी कि देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। तो अगर मैं कहूं कि m1 है टेंजेंट का स्लोप और m2 है नॉर्मल का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये बन गया -1/m1। तो मैं क्या ये कह सकता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आता है आपको, उल्टा भी। सर लेकिन इनका प्रोडक्ट -1 कैसे आया? बेटा वो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा एलेबोरेट हो जाएगा, तो एक बार स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर को रिवाइज कर लो, 10th चैप्टर 11th वाले क्लास में से, फिर भी ना समझ आए तो फिर पूछना, आ जाएगा, इजी है, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में थ्योरेटिकल पार्ट पूरा हो जाए ना। ठीक है, क्लियर है प्रियांशु। यस सर। हाँ, एक बार 10th वाले में चैप्टर में रिवाइज कर लेना ना, उस चीज को हो जाएगा आपका क्लियर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी सी चीजें समझने के लिए। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। देखो और कुछ नहीं है, जैसे tan थीटा होता है, अब वो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वो tan ऑफ समथिंग 90 माइनस थीटा होगा। अब वो कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्रियांशी आप देखना है ना, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना।
तो वो चीज समझ गए, इसको लिख लेते हैं एक बार। नाउ क्या सब कुछ ये करना है, सब कुछ, बिल्कुल कुछ भी नहीं बदलना है, केवल डेरिवेटिव की जगह -1/f'(x0) लिखना है, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है। इसको लिख लेते हैं एक बार पहले, ये तो अभी हमने समझ लिया ना। नाउ वी नो दैट फर्स्ट रिजल्ट के रूप में लिख लो कैसे, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स पैरेलल वाली पॉइंट भी लिख तो लो है ना। When two lines are parallel, their slopes are equal. Their slopes are equal. ठीक है, that is m1 equal to m2. And second result, when two lines are perpendicular. सर हाँ सर जो पैरेलल लाइंस है उनके स्लोप 0 होगी ना? ना, उनके स्लोप इक्वल होंगे। पैरेलल अगर एक्स एक्सिस के हैं, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा ना। मैं यहाँ पे दो लाइंस की बात कर रहा हूँ जो आपस में पैरेलल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये अगर इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो भी बनाएगी, अगर पैरेलल है तो इधर भी tan 30 आएगा 1/√3, इधर भी tan 30 आएगा 1/, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो गए। क्योंकि अगर ये दोनों यस सर। अगर दोनों पैरेलल है तो एक्स एक्सिस इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल और these two angles are acting like corresponding angles, इक्वल होंगे ना। तो दो लाइंस पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे होंगे पॉजिटिव साइड, देयरफॉर देयर स्लोप्स इक्वल होंगे। हाँ, स्लोप 0 कब होंगे, जब ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लाइक दिस। मान लो दोनों लाइन है, आपस में तो पैरेलल है ही, इस एक्स एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो दोनों के स्लोप्स आपस में तो इक्वल होंगे लेकिन 0 के इक्वल होंगे। अभी क्लियर है? यस सर। आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। when two lines are perpendicular, the product of their slopes is minus. The product of their slopes is minus. हो गया? That is m1 into m2 equal to minus. ठीक है? Now या फिर so the slope of the normal to a curve at a point to a curve y is equals to fx, at the point x0 y0 comma y0 is given by स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आएगा, पहले तो यूं लिखो कि m2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि m1 को अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लूं तो m2 इज इक्वल्स टू -1/m1, ठीक है ना। या फिर इसको लिख सकते हो -1/dy/dx at x0, ठीक है ना। ये आ गया स्लोप, इसको रखो और आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे रेडी। सर हाँ बोलो। सर जब हमने ये dy/dx किया तो यहाँ पे एट x नॉट भी लिख सकते हैं ना केवल? हाँ
dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट लिख लो, या फिर एफ डैश एक्स नॉट लिख लो सिंपल वे में। पर उसमें क्या होती है, फिर वाई कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है ना, एक्स कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं एफ डैश एक्स नॉट लिखूं तो ऐसे लिखने से दोनों कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बस यही फर्क है। तो ये तो अभी स्लोप आया है, ये तो स्लोप ही आया है। अब इक्वेशन बना लेते हैं, क्या करना है, बस वैल्यू तो पुटअप करनी है स्लोप की जगह। ठीक है ना, लिख लिया यहाँ तक, आगे लिखते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल now the equation of the normal to the curve y is equals to fx at the point x0 y0 at the point x0 y0 is given by रखो क्या इक्वेशन बनेगी, y माइनस y0 नो चेंज यहां तक तो है ना, इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय dy over dx at x0 y0 multiplied by whole thing multiplied by x minus x, थोड़ा पास लिख देता हूँ, दूर लिख दिया थोड़ा, x माइनस x। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। करो ब्रैकेट में पैक इसको भी, और दूसरी फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जीरो लिख लो, वो भी लिख लो, और लगा के। और लगा के उसको भी लिख लो, और y माइनस y0 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो कवर कर लिया हमने जो भी है। एक बार फटाफट से एनसीईआरटी देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नोट अगर उन्होंने दे रखा हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं है तो फटाफट से एक क्विकली 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल ही कर लेते हैं ताकि फीलिंग मिल जाए, तो कल से एक्सरसाइज शुरू करने में मजा आए ना। राजा कोई डाउट? कोई डाउट? नो, ठीक है चलो। एनसीईआरटी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ये देख लिया हमने। ये टेंजेंट, ये तो इक्वेशन हो गई टेंजेंट की, देखो है ना, ये हो गई नॉर्मल की, वही लिखा है हमने भी है ना। अच्छा ये नोट जरूर पढ़ा करो ना, ये इंपॉर्टेंट। इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस द पॉजिटिव डायरेक्शन dy इज इक्वल टू tan 0, ये तो हमने पहले भी लिखा था। स्लोप की डेफिनेशन दे रहा है ना, पर्टिकुलर केसेस देखो क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज 0 that is tan theta is 0, so theta is also 0, which means the tangent line is parallel to the x-axis. In this case the equation of the tangent at the point is given by y is equals to y0। क्यों? क्योंकि x वाली चीज तो सब 0 हो गई। आप अगर वहां पे tan थीटा को ही 0 रख दो, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा की जगह 0 रख दूं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन केवल इतनी सी रह जाएगी,
इसको उधर ले जाओ, y इज इक्वल्स टू y0। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर केसेस की बात हो रही है कि अगर आपको कोई सीधे ही कहते हैं कि एक ऐसी लाइन, इधर टेंजेंट की बात नहीं हो रही है, एक ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू y0 होगी। ठीक है, y इज इक्वल, खुद बताओ आप, अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। तो ये 0 उधर जाके इसको 0 बनाएगा, तो आपकी बार x इज इक्वल्स टू x0। तभी तो मैंने कहा इन्फिनिटी की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी कई कई जगह। क्या रखेंगे हम, 1 का रेसिप्रोकल 1/0। तो ये 0 उधर जाके उसको 0 बनाएगा, क्या बनेगा 1 इंटू दिस, ये बचेगा केवल, तो उस लाइन की इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स, अरे होती है ना यार, जब अपन मान लो मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा ये पॉइंट है मान लो 3, तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 नहीं होगी क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 नहीं होगी क्या, ये x एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है, मैंने क्या कहा ऐसी लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू y0 टाइप की होती है, हो रही है। अब वो y0 क्या होगा, जिस भी पॉइंट से पास हो रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, ये लाइन किसी भी पॉइंट से पास हो उसका y कोऑर्डिनेट 3 होगा नहीं होगा, इसका ले लो इसका ले लो, y कोऑर्डिनेट 3 होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3। इन अदर केस अगर वो x एक्सिस से पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन मान लो ये 3 है या 2 है, तो x इज इक्वल्स टू 2 नहीं लिखते हैं क्या हम इसकी इक्वेशन, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू x0 टाइप की होगी। यहाँ पे x0 वो पॉइंट होगा जहां से वो लाइन पास हो रही है, उसका x कोऑर्डिनेट होगा, और ये लाइन किसी भी पॉइंट से पास हो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही है, तो x इज इक्वल्स टू 2 बनी ना इसकी इक्वेशन। ठीक है, वैसे ले लो या जनरल तरीके से जब पहले सीखते थे उस तरीके से ले लो। और कोई चीज देखते हैं, इफ थीटा इज π/2, वही चीज जो आप पूछ रहे थे ना, जिसका मतलब tan थीटा इंफिनिटी, which means that the tangent line is perpendicular to the और parallel to the, जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल y एक्सिस के होगी, in that case the equation of tangent is given by x is equals to x, वैसे y is equals to y0 और वैसे x is equals to x0। अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के तो इक्वेशन ये बनाना, अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के तो ये। अब घुमा फिरा के बताया क्या कहता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, दैट मींस पैरेलल है x एक्सिस के, और टेंजेंट परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, दैट मींस पैरेलल है y एक्सिस के। तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी कह देगा, हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए वहां। ठीक है सर। आप तो यूं मानो, एक मिनट, आप तो यूं मानो अगर आड़ी लाइन है तो y इज इक्वल्स टू y0, और खड़ी लाइन है तो x इज इक्वल्स टू, अब वो पैरेलल टू x एक्सिस दे रहा है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस दे रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस दे रहा है, या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस दे रहा है, सुनते ही आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि लाइन आड़ी है कि खड़ी, आड़ी है तो y इज इक्वल्स टू y0 और खड़ी है तो x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, बोलो प्रियांशी। सर यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंफिनिटी है सेकंड पॉइंट में, तो सर अगर उससे अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले तो वो तो 0 हो गई ना। हाँ, तो उस केस में स्लोप, उस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये बनेगी। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उस केस में ये बनेगी, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ये है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो बनेगी। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है। अगर आप कहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर इंफिनिटी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल उस केस में क्या है, 0 है। ठीक है, क्लियर है। ज्यादा चीजें जो है क्वेश्चंस आएंगी तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देख लो जल्दी से, और कोई 9th का स्टूडेंट नहीं है के बाहर? ठीक है, फटाफट से देखते हैं, और कोई अगर नोट है तो ट्यूशन करने का टाइम बचा नहीं तो एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। आप ट्राई करना घर पे एग्जांपल, अच्छा एक्सरसाइज आ गई, आप अब ट्राई करना एक आध एग्जांपल्स घर पे सॉल्व करने की बिफोर द एक्सरसाइज, ताकि वो फील मिल जाए। सर हाँ सर एक और डाउट था कि सर अगर जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसमें टेंजेंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो पता ही नहीं है ना। जब स्ट्रेट लाइन बनती है तो उस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो मेरी बात सुनो, जब अपन कर्व बनाते हैं तो उसका टेंजेंट तो ये है,
ये है, ये सब उसके टेंजेंट है एट सम पॉइंट। जब अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका टेंजेंट ये खुद है, इसका टेंजेंट ये खुद है, तो ये लाइन ही खुद का टेंजेंट मानी जाएगी। चीज तो शायद पहले भी बताई थी। सर इसका नॉर्मल? इसका नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दो, जिस भी पॉइंट पे पूछ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे आप इसका क्या बना दो, परपेंडिकुलर बना दो। मान लो मैंने कहा इस लाइन का नॉर्मल बताओ एट दिस पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर बना दूंगा, क्योंकि कर्व भी यही है, टेंजेंट भी यही है। स्ट्रेट लाइन को अगर मैं कर्व की उपाधि दे रहा हूं तो उस कर्व का टेंजेंट भी फिर वो खुद ही लाइन है। ठीक है, सर फिर यहाँ पे तो एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए ना? एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे ना, बिकॉज आप एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये कर्व है तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। अब मैं कहूं कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो या नॉर्मल ड्रॉ करो, अगर मैं कहूं नॉर्मल ड्रॉ करो तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करके आपसे कहूंगा ना नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, लेकिन मैं तो इस पॉइंट पे कह रहा हूं तो इस पॉइंट की बात करूंगा ना। होने में तो वहां पे भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी टेंजेंट है। समझ रहे हो? हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर ज्यादा है तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को लेकर आगे की बात करेगा कि इस पॉइंट पे ये बताओ और इस पॉइंट पे वो बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ या इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, या इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ या इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। ठीक है प्रियांशी? यस सर। ठीक है, चलो तो आज के लिए काफी है। जो जितना भी लिखा है उसको रिवाइज जरूर कर लें और कुछ एक एग्जांपल्स करके आए, ताकि कल अपन आते ही एक्सरसाइज शुरू करें तो कुछ डिफिकल्टी फील ना हो, है ना। एक आध एग्जांपल्स किए हुए होंगे, अगर टाइम बचता तो मैं भी करवा देता। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड क्लास 9th प्लीज लीव एंड रीजॉइन।